Hello dear students, welcome back to our channel. I hope that you all are doing fine. So today we will try to cover the entire last topic of our chapter, that is infertility. We will study about different technologies that you can use to overcome the problem of infertility. Alright, but before that, if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and subscribe to the channel. Done? Thank you. Let's begin. Alright, so let's begin with our today's topic, that is infertility. Last time we had started with the introduction of infertility. Now today we will see that what are the different techniques which you can use or a person can use to conceive a child or to become a parent. Okay, so let's start with the first technology, that is IVF. What do we understand by IVF? IVF basically means in vitro fertilization. What is in vitro fertilization? जब भी आपको बायोलॉजी में ये वर्ड सुनने आएगा विट्रो, सो विट्रो मीन्स सराउंडिंग विच इज आउटसाइड द बॉडी. ओके, इन विट्रो मीन्स इन लैबोरेटरी एंड इन वीवो मीन्स इनसाइड द बॉडी. याद रखो ये वर्ड के बीच का जो डिफरेंस है. इन विट्रो मतलब क्या होता है, बॉडी के बाहर लैबोरेटरी कंडीशंस में, और इन वीवो मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर. ओके, सो IVF ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें फर्टिलाइजेशन तो होता है लेकिन बॉडी के बाहर. अब आप सोच रहे होंगे कि बॉडी के बाहर कैसे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए हमको दो गैमेट्स चाहिए. कौन से गैमेट्स? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दैट इज स्पर्म एंड ओवम. ठीक है, और उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए फर्टिलाइज करने के लिए. सो IVF टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस वेयर एन एग इज कंबाइंड विथ स्पर्म आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला इन विट्रो मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी इन अ लेबोरेटरिकल कंडीशन. सो आप एक एग लेते हैं, मतलब जो फीमेल ओव्यूलेट करती है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके 14th डे पे जब वो ओव्यूलेशन करती है तो वो एग कलेक्ट किया जाता है, वो ओवम कलेक्ट किया जाता है, और उसको किसके साथ फ्यूज़ किया जाता है, किसके साथ कंबाइन किया जाता है, स्पर्म के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. लेकिन ये सब बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, लैबोरेटरी में. ठीक है, सो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर एन एग इज कंबाइंड विथ स्पर्म आउटसाइड द बॉडी. अब आउटसाइड द बॉडी बोला मतलब कहाँ पर होगा, आइदर इट कैन बी डन इन अ टेस्ट ट्यूब और इट कैन बी डन ऑन अ ग्लास प्लेट. ओके, ग्लास की प्लेट, आपके डिसेक्शन बॉक्स में एक जो प्लेट है जो जिसे हम वॉच ग्लास बोलते हैं, जो ऐसा थोड़ा सा कर्व्ड है, ठीक है, जिसमें आप वाटर भर के रखते हैं. सो दैट वॉच ग्लास can be used to do fertilization or a test tube can be used to do fertilization. So the combination or the fusion of sperm and egg is done outside the body in a lab in test tube or glass plate to form a zygote. क्योंकि फ्यूजन, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो क्या मिलता है हमको, जाइगोट मिलता है. सो टू फॉर्म अ जाइगोट अंडर सिम्युलेटेड कंडीशंस. ये क्या लिखा है मैंने, सिम्युलेटेड. सिम्युलेटेड कंडीशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का कॉपी करना. मतलब मेरी बॉडी कंडीशन कैसी है, समझो मैं फीमेल हूँ और मेरे बॉडी में अगर स्पर्म इंजेक्ट होगा या इंसर्ट होगा तो मेरे एग के साथ वो फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा. तो जाइगोट बनने के लिए क्या क्या एनवायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए बॉडी के अंदर, वैसा ही एनवायरमेंटल कंडीशन हम डिट्टो कॉपी करते हैं और क्रिएट करते हैं बॉडी के बाहर. ठीक है, मिमिक करना मतलब किसी पर्टिकुलर आइडल के जैसे कंडीशन को आर्टिफिशियली क्रिएट करना. ठीक है, सो बॉडी के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसा क्लाइमेट होता है, pH लेवल क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को चेक करके वैसा ही कंडीशन, वैसा ही एनवायरनमेंट लैबोरेटरी में क्रिएट करना, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्रिएट करना, ताकि जब आप उसमें स्पर्म और ओवम डालो तो उन स्पर्म और ओवम को ऐसा ना लगे कि वो बॉडी से दूर हैं, उनको ऐसा ही लगना चाहिए कि वो बॉडी के अंदर ही हैं, लेकिन एक्चुअली वो बॉडी के अंदर नहीं है, वो टेस्ट ट्यूब में है. अंडरस्टूड. सो कॉम्बिनेशन ऑफ एग विथ स्पर्म in a test tube or glass plate to form a zygote under simulated conditions. Simulated means mimicked conditions in laboratory. This process is known as IVF, in vitro fertilization. आप fertilization तो करवा रहे हैं लेकिन बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर होगा वो प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट में हमको क्या बोला गया है, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स. हमने पढ़ा है ये कि जाइगोट जब डेवलप होता है तो एक सेल से 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे अलग अलग स्टेजेस होते हैं ब्लास्टोमियर्स के. सो द जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रियो विच इज़ अप टू 8 लेवल ऑफ ब्लास्टोमियर, इट कुड बी देन ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब फॉर फर्दर डेवलपमेंट. तो हम आगे क्या कर सकते हैं कि एक बार हमारा जाइगोट
टेस्ट ट्यूब के अंदर बन गया और थोड़ा सा वो डेवलप हो गया, तो अब उस जाइगोट को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में, ताकि अब फर्दर डेवलपमेंट जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूटेरस में ये बॉडी के अंदर हो सके। अब बेसिकली ये किया क्यों जाता है, कभी कभी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब का जो पाथ होता है, एम्प्यूला तक पहुंचने का रास्ता, कभी कभी वहां पर डिफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से एग जो है वो एम्प्यूला तक नहीं पहुंच पाता है। तो अब एग अगर एम्प्यूला तक नहीं पहुंच पाएगा तो स्पर्म आके एम्प्यूला के पास घूमता रहेगा, उसको एग ही नहीं मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए आर्टिफिशियली एग को बाहर निकालते हैं, स्पर्म को बाहर निकालते हैं, ताकि पेरेंट्स वही रहे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जो मदर है उसका एग, जो फादर है उसका स्पर्म, उसको बाहर फर्टिलाइज करवाते हैं और फिर जाइगोट बना के उसको मदर के फेलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं, ताकि अब ना तो स्पर्म को एग को ढूंढना पड़ेगा और ना एग को ट्रैवल करके एम्प्यूला तक आना पड़ेगा। अब आगे का जितना भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो यूटेरस के अंदर होगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? ऑल राइट, so this is about in vitro fertilization. Now let us have a look at the next technology, that is ZIFT, also known as zygote intrafallopian transfer. क्या फुल फॉर्म है ZIFT का? zygote intrafallopian transfer. अब इसमें हम क्या करते हैं? It is also similar to IVF. Let's see. ZIFT is an infertility treatment used when there is a blockage in the fallopian tubes प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने आपको बोला कि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF या जो भी ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये कब यूज़ करते हैं हम? जब हमारा स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाता या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई ब्लॉकेज आ जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है या वो कंपैटिबल नहीं होते हैं कि वो पर्टिकुलरली एक जगह तक पहुंच सके या ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे XYZ रीजंस हो सकते हैं। तो ZIFT कब किया जाता है? जब आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ब्लॉकेज है, मतलब फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाता है, जिसके वजह से स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब अगर स्पर्म नेचुरली ओवा तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे IVF। हम फीमेल की बॉडी से एग निकालेंगे, हम स्पर्म को आर्टिफिशियली फीमेल के साथ फ्यूज करेंगे और बाहर ही बॉडी के बाहर इन विट्रो जाइगोट बनाएंगे और फिर उस रेडीमेड जाइगोट को फीमेल के बॉडी में इम्प्लांट करेंगे। क्योंकि फीमेल की बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एम्ब्रियो को अपनी बॉडी में ग्रो कर सकती है। फीमेल को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? उसका जो एग है, जो ओवम है, वो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहा है। अंडरस्टूड? सो ZIFT is an infertility treatment when there is blockage in the fallopian tubes preventing fertilization. तो अब आगे क्या करते हैं? In this method, egg is removed from woman's ovary. इस मेथड में हम क्या करेंगे? जो हमारा मेच्योर एग है उसको वुमेन की ओवरी में से निकाल लेंगे। Fertilization of the egg with sperm is brought about outside the body, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराएंगे अंडर स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशंस क्यों बोला है? क्योंकि स्टेराइल मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म। स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी में हमने डिफरेंस देखा था। स्टेरिलिटी मीन्स व्हाट? एब्सेंस ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म, एंड इनफर्टिलिटी मीन्स व्हाट? सेल्स आर प्रेजेंट, गैमेट्स आर प्रेजेंट, बट दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज। ओके, so fertilization of the egg with sperm is brought about outside the body in a test tube or glass plate under sterile conditions to form a zygote by the process called as IVF. This process, in vitro fertilization, the zygote is then transferred to fallopian tube for further development. एक बार आपने in vitro fertilization कर दिया, ओवरी और ओवरी नहीं, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कर दिया, फ्यूजन कर दिया, तो जो जाइगोट आपको मिला है, आप वो जाइगोट उसको थोड़ा 1-2 स्टेज डेवलप होने दोगे और फिर उसको आप वापस इंजेक्ट कर दोगे मदर के फेलोपियन ट्यूब में। तो वहाँ पर अब वो ब्लास्ट्यूला बनाएगा, फिर गैस्ट्रुलेशन करेगा, फिर इम्प्लांटेशन करेगा। सो आगे के स्टेजेस फीमेल के बॉडी में होंगे। अंडरस्टूड दीज 2 टेक्नोलॉजीज, IVF एंड ZIFT. लेट्स मूव अहेड. All right, so our next technology is GIFT. What is GIFT? Gamete intrafallopian transfer. ओके, देखो हमने पहले क्या किया? हमने पहले पढ़ा IVF के बारे में, जिसमें हम क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवा को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं और फिर उसको बॉडी में इम्प्लांट करते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हमने देखी ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। सेम IVF की तरह है। आपके अगर फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाता है तो हम ओवा और स्पर्म को बॉडी के बाहर इन विट्रो फर्टिलाइज करते हैं और फिर जाइगोट को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। सो दैट इज ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या है? गिफ्ट। गिफ्ट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये IVF की तरह ही है, मतलब लेकिन पूरी तरीके से इसको हम IVF नहीं बोल सकते। आपको समझाती हूँ मैं गिफ्ट और ZIFT में क्या फ़र्क है।
जिफ्ट में हम क्या करते हैं, हम बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं, स्पर्म और एग को बॉडी के बाहर निकालकर फर्टिलाइज करते हैं और उसको जाइगोट बनाने के बाद उसको बॉडी में वापस इंजेक्ट करते हैं। लेकिन गिफ्ट में हम क्या करते हैं, गिफ्ट में हम गैमेट को बॉडी के बाहर निकालते हैं और फिर उसको जो एग्जैक्ट लोकेशन पे फर्टिलाइजेशन करवाना है उसको वापस फर्टिलाइजेशन करने के लिए उस लोकेशन में डाल देते हैं। जैसे कि समझो, अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो इमेजिन दैट दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे ये ओवरी है, ऑलराइट। अब यहाँ से हमारा जो सेकेंडरी ओवम है, सेकेंडरी oocyte है, उसको ट्रैवल करना है और यहाँ पर आना है, एम्प्यूला के पास आना है। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न यहाँ पर ब्लॉकेज हो चुका है। क्या हो चुका है, ब्लॉकेज हो चुका है किसी भी साइड में, दोनों भी साइड में ब्लॉकेज हो चुका है फेलोपियन ट्यूब के। तो अब हमारा गैमेट ट्रैवल नहीं कर पाएगा। यहाँ से स्पर्म तो आ रहा है लेकिन स्पर्म ओवा को ढूंढ रहा है और ओवा मिल ही नहीं रहा है क्योंकि ओवा तो यहाँ पर अटक गया है, ओवा ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा है आगे। तो जब फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो हम जिफ्ट कर सकते हैं या तो हम गिफ्ट कर सकते हैं। जिफ्ट में क्या होगा, आप इस ओवा को निकालोगे और आप बाहर ही टेस्ट ट्यूब में स्पर्म को फर्टिलाइज करोगे और हमको मिलेगा जाइगोट, और फिर आप इस जाइगोट को यहाँ पर इम्प्लांट कर दोगे। ठीक है, ये हो गया आपका जिफ्ट। लेकिन गिफ्ट में हम क्या करते हैं, हम गिफ्ट में इतना सारा प्रोसीजर नहीं करते हैं। गिफ्ट में हम क्या करते हैं, हम ये जो ओवा यहाँ पर अटक गया है उस ओवम को निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं और फिर इसी ओवम को यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिया ओवम को, तो एक काम बच गया कि हमको स्पर्म नहीं कलेक्ट करना पड़ा। स्पर्म नेचुरली बॉडी के अंदर आएगा और हम अपने ओवम को जो फेलोपियन ट्यूब में जहाँ पर ब्लॉकेज हो रहा है वहाँ से निकाल कर जहाँ पर फर्टिलाइजेशन करवाना है वहाँ पर इंजेक्ट करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने ओवा को तो अपनी जगह से निकाल के एम्प्यूला में प्लेस कर दिया और उसी टाइम पे आप स्पर्म को भी वहीं पर प्लेस कर सकते हैं। मतलब मेल डोनर के पास से स्पर्म कलेक्ट करके उसको एम्प्यूला के पास डायरेक्ट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर ओवा और स्पर्म एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन साइट पे रहेगा तो तुरंत फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो ब्लॉकेज है इसको हम काट देते हैं, मतलब हम बेसिकली ये ब्लॉकेज का उपाय निकाल देते हैं, सोल्यूशन निकाल देते हैं, क्योंकि इस ब्लॉकेज को खोल नहीं सकते लेकिन यहाँ पर अटकी हुई चीज़ निकाल कर उसको एग्जैक्ट लोकेशन पे हम डाल सकते हैं। एंड दैट टेक्नोलॉजी, दैट ट्रांसफर इज नोन एज गिफ्ट। चलिए थ्योरी देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who can provide suitable environment for its fertilization and development। अब ये फर्स्ट पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि मैम हम एक ही फीमेल में एक जगह से ओवम निकाल के दूसरी जगह पर क्यों नहीं डाल रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जब फीमेल्स अनहेल्दी होती हैं या उनको कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या कोई प्रॉब्लम होती है फिजिकल हेल्थ रिलेटेड, तो उनकी बॉडी में ओवम फर्टिलाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो अपने ओवम को उतना न्यूट्रिशन दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल मदर है उसका ही ओवम लेंगे, जो बायोलॉजिकल फादर है उसका ही स्पर्म लेंगे, इनको बाहर फर्टिलाइज नहीं करेंगे, ओवम लेंगे, स्पर्म लेंगे और इन दोनों सेल्स को किसी थर्ड फीमेल, मतलब थर्ड पर्सन, मतलब सेकंड फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। समझो ये जो फीमेल है इसके फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, तो मैंने इसका ओवम लिया, लेकिन ये ओवम लेकर मैंने इसी की बॉडी में नहीं डाला क्योंकि इसका जो यूटरस है हो सकता है कि वो इतना हेल्दी नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर सेकंड फीमेल है, सेकंड फीमेल का मेरे पास यूटरस है, ठीक है, उसका फेलोपियन ट्यूब है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फीमेल का ओवम लिया और उसको यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया और मैंने इसका जो हस्बैंड है या इसका जो सेक्सुअल पार्टनर होगा, जो बायोलॉजिकल पार्टनर बनना चाहता होगा बच्चे का, उसका स्पर्म हम लेंगे और उसका स्पर्म हम इस सेकंड फीमेल के एम्प्यूला पर डाल देंगे ताकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो अब इससे होगा क्या, ये जो सेकंड फीमेल है इसका कोई भी जेनेटिक कंट्रीब्यूशन नहीं होगा बच्चे में, ये सिर्फ बच्चे को सरोगेट करेगी, मतलब अपनी बॉडी में पालेगी, दैट्स इट। इसको हम सरोगेसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है, आपने एक फीमेल का ओवम लिया और उसी के सेक्सुअल पार्टनर का स्पर्म लिया जिनको बायोलॉजिकल पेरेंट्स बनना है, और उनका ओवम और स्पर्म लेकर आपने किसी सेकंड फीमेल में इंजेक्ट किया। आप गैमेट्स को इंजेक्ट कर सकते हो तो भी उसको सरोगेसी बोलेंगे, या तो आप आईवीएफ करके, मतलब बाहर जाइगोट बना के फिर उस जाइगोट को सेकंड फीमेल में आप इंसर्ट कर सकते हो तो भी उसको सरोगेसी ही बोलेंगे। बेसिकली सरोगेसी मतलब क्या होता है कि किसी और का बच्चा किसी और की बॉडी में पलता है, लेकिन डीएनए
एक्चुअल पेरेंट्स के होते हैं, मतलब इनको सिर्फ डमी के जैसा यूज़ किया जाता है। जो सेकंड फीमेल होते हैं उनको सिर्फ एक डमी के जैसा यूज़ किया जाता है। डीएनए मदर का और फादर का है, जाइगोट बना है और उस जाइगोट को हमने सेकंड फीमेल के बॉडी में डाला है सिर्फ नरिशमेंट के लिए, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। सेकंड फीमेल का कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर उस बच्चे में नहीं आएगा क्योंकि डीएनए आया ही नहीं है, एक्चुअल सेल्स मदर और फादर के हैं। सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन गिफ्ट। गिफ्ट में हम क्या करते हैं, ओवम निकालते हैं डोनर से और स्पर्म कलेक्ट करते हैं और दोनों को सेकंड फीमेल में इंजेक्ट कर देते हैं। दिस टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड। ये टेक्निक क्यों बनाई गई थी? इट वॉज डेवलप्ड फॉर द केसेस इन विच ओनली द एंट्रेंस टू द ओविडक्ट्स और द अपर सेगमेंट ऑफ द ओविडक्ट इज ब्लॉक्ड। मतलब जब ये सेगमेंट ब्लॉक हो गया है, ये फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसके वजह से ये टेक्निक निकाला गया था कि आप डायरेक्ट गैमेट को ट्रांसफर करो। इन दिस प्रोसीजर ओवा एंड स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द रीजन्स ऑफ ओविडक्ट्स। मैं आपको स्टार्टिंग में वही बता रही थी कि इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, हम गैमेट्स को इंजेक्ट करते हैं, मतलब ओवा और स्पर्म को। वेयर फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस अ ब्लास्टोसिस्ट। तो क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा और जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, विच एंटर्स द यूटरस वाया द नॉर्मल रूट। और फिर इसके बाद आगे का प्रोसीजर पूरा नॉर्मल होगा, मतलब चाहे यहाँ पर चाहे फर्स्ट फीमेल में हो या सेकेंड फीमेल में हो, इम्प्लांटेशन यूटरस में हो जाएगा और फिर उसके आगे हमारे एम्ब्रियो का नरिशमेंट होता रहेगा। गिफ्ट हैज़ अ सक्सेस रेट ऑफ अबाउट 30%। ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर मतलब अगर हम ऐसे बोले तो काफ़ी हद तक सक्सेस रेट हमको इससे मिलता है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट गिफ्ट। लेट्स मूव अहेड। ऑल राइट, सो अब हमारी ये जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज ICSI। व्हाट इज ICSI? एज यू कैन सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ पर स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे? लेट अस हैव अ लुक एट द थ्योरी। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इनफर्टिलिटी ट्रीटिंग टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक ICSI, intracytoplasmic sperm injection, is an in vitro fertilization procedure in which a single sperm cell is directly injected into the cytoplasm of an ovum in the laboratory। मतलब हम क्या करते हैं, हम फीमेल से ओवम कलेक्ट करते हैं जो उसका सेकेंडरी oocyte है और उसके साइटोप्लाज्म में, हमारा जो ओवम है उसके साइटोप्लाज्म में हम डायरेक्टली एक स्पर्म इंजेक्ट करेंगे। जब हम एक स्पर्म इंजेक्ट करेंगे तो ओवम के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, उसी स्पर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अब उस स्पर्म के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको कैसे भी करके उस ओवम को फर्टिलाइज करना है और उस ओवम के प्रो न्यूक्लियस के साथ बाइंड करके उसको जाइगोट का न्यूक्लियस बनाना है। अंडरस्टूड? सो ICSI में हम क्या करते हैं, ICSI में हम ओवम लेते हैं और ओवम के साइटोप्लाज्म में एक सिंगल स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। सो आगे हमको क्या बोला गया है, in this technique here the sperm has to naturally penetrate the egg। यहाँ पर अब एक ही स्पर्म है तो उसके पास भरपूर टाइम है, उसको कंपटीशन ही नहीं है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स उसके साथ compete कर रहे हैं। सिंगल स्पर्म है तो अब उसको नेचुरली अपने आप को एग के अंदर पेनिट्रेट करना है और फ्यूजन कंप्लीट करके दिखाना है। दिस इज ICSI। अंडरस्टूड? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। What is artificial insemination? AI. In this technique, you artificially inject the semen into the female's body. Let us have a look at the theory. क्या बोला गया है हमको फर्स्ट पॉइंट में? In some infertility cases, the male partner is unable to inseminate the female due to a very low sperm count. बहुत बार क्या होता है कि स्पर्म काउंट लो होने के वजह से, मेल्स में स्पर्म काउंट लो होने के वजह से वो जितना स्पर्म फीमेल की बॉडी में इजैक्यूलेट करते हैं उतना सफिशिएंट नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब स्पर्म काउंट लो क्यों होता है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, द लाइफस्टाइल दैट दे फॉलो, स्लीपिंग स्केड्यूल, ईटिंग स्केड्यूल, सो देर आर अ लॉट ऑफ रीजन्स वाई स्पर्म काउंट इज लेस। तो जब किसी मेल में स्पर्म काउंट कम है, कम स्पर्म्स हैं, मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 to 4 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए, लेकिन अगर उससे कम स्पर्म्स हैं तो फीमेल के बॉडी में वो स्पर्म्स ओवरी तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 50% स्पर्म्स वजाइना में ही मर जाते हैं, वो यूटरस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सो स्पर्म काउंट कम होने की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये प्रोसेस यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक द स्पर्म्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द मेल। इसमें हम क्या करेंगे, मेल की बॉडी से स्पर्म्स कलेक्ट करेंगे आफ्टर द इजैक्यूलेशन एंड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सर्विक्स ऑफ फीमेल। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम मेल की बॉडी से स्पर्म्स कलेक्ट करेंगे और उसको आर्टिफिशियली फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। और वो फीमेल के बॉडी में कहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, सर्विक्स में, ताकि वजाइना के पीएच के वजह से स्पर्म्स मर ना जाएं, क्योंकि वजाइना का पीएच इज एसिडिक इफ़ यू रिमेंबर, ओके। सो हम डायरेक्टली सर्विक्स में स्पर्म को जब इंजेक्ट करेंगे तो अब स्पर्म को एक ही रास्ता क्रॉस करना है कि उसको सर्विक्स का वॉल्व क्रॉस करके यूटरस तक पहुंचना है, अंडरस्टूड। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल क्यों बोला गया है, क्योंकि हम इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म इंसर्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, नेचुरली स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है सर्विक्स तक। सो हमने मेल पार्टनर के पास से स्पर्म कलेक्ट किया और उसको फीमेल के सर्विक्स में इंजेक्ट किया, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग अ प्रेगनेंसी थ्रू इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें ना तो हम बाहर जाइगोट बना रहे हैं, ना हम टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको नेचुरली प्रेगनेंसी करवानी है, इसीलिए हम स्पर्म्स जो हमने एक्सट्रैक्ट करके निकाले हैं उन स्पर्म्स को हम फीमेल की सर्विक्स में इंजेक्ट कर रहे हैं। अब आगे का काम स्पर्म खुद करेंगे, सर्विक्स से यूटेरस और यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचकर वो फर्टिलाइजेशन का काम कर देंगे, अंडरस्टूड। सो दिस इज अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है इन आवर कंट्री। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज इंट्रा-यूटेरिन insemination. Okay, what is intrauterine insemination? Let us have a look. In this technique the process is somewhat like that of the artificial insemination. अभी इसके पहले जो हमने AI पढ़ा, ये टेक्निक उससे मिलती जुलती है, लेकिन अलग कैसे है? The only difference is that the sperms are introduced into the uterine cavity instead of the cervix. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हमने क्या देखा कि हम स्पर्म्स को सर्विक्स में इंजेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ओके। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम स्पर्म्स को यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे सर्विक्स में, और IUI इंट्रा-यूटेरिन इंसेमिनेशन में हम क्या करेंगे, हम स्पर्म को यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे यूटेरिन कैविटी में। यूटेरिन कैविटी में स्पर्म को इंजेक्ट करने से क्या होगा कि आपके जो स्पर्म है वो इजीली फेलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाएंगे और फटाक से फर्टिलाइजेशन कर देंगे, उनका ट्रैवलिंग का काम बचेगा, उनकी एनर्जी बचेगी और काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी सेव हो जाएंगे। सो दिस इज IUI वेर यू इंजेक्ट द स्पर्म इन द यूटेरिन कैविटी एंड इन AI यू इंजेक्ट द स्पर्म्स इन द सर्विक्स ऑफ द फीमेल। सो दिस इज द डिफरेंस। Now next comes sperm bank और semen bank. What is sperm bank और semen bank? अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे ब्लड बैंक होता है जहाँ पर आप ब्लड को सेव करके रखते हैं, वैसे ही स्पर्म बैंक होता है, या उसको सीमेन बैंक भी बोल सकते हैं, जहाँ पर आप अलग अलग मेल डोनर्स का स्पर्म कलेक्ट करके रखते हैं। बहुत बार क्या होता है कि मेल जो होता है, मतलब सेक्सुअल पार्टनर्स के बीच में फीमेल तो प्रॉपरली हेल्दी होती है, लेकिन मेल जो होते हैं उनके पास स्पर्म काउंट इतना लो होता है कि वो अपने वाइफ को या अपने सेक्सुअल पार्टनर को बच्चा दे ही नहीं सकते, वो इनकम्पैटिबल हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ काउंट, ओके। तो जब मेल के पास से स्पर्म मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जो स्पर्म बैंक होता है वहाँ से अननोन स्पर्म डोनर का स्पर्म लिया जाता है और वो फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करके फीमेल को कंसीव कराया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो ईगो इश्यूज होते हैं वो भी नहीं आते हैं कि मतलब मेरा बच्चा नहीं है किसी और का बच्चा है, क्योंकि स्पर्म तो जो यूज़ कर रहे हैं हम, बाहर का जो स्पर्म यूज़ कर रहे हैं वो अनोनिमस है। अनोनिमस मतलब हमको नहीं पता वो किसका स्पर्म है और कहाँ से आया है, ऑलराइट। जब किसी पर्सन को प्रेग्नेंट होना है, किसी फीमेल को प्रेग्नेंट होना है, समझो ऐसा इमेजिन करो कि किसी फीमेल को शादी ही नहीं करनी है, शी वांट्स टू बिकम अ सिंगल मदर, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बच्चा अडॉप्ट करे और या तो फिर वो किसी अननोन स्पर्म डोनर का स्पर्म अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा के कंसीव कर ले। तो ये एक इंडिविजुअल की चॉइस है। तो ऐसी सिचुएशन में स्पर्म बैंक का काम होता है। थ्योरी देख लेते हैं एक बार स्पर्म बैंक की, क्या बताया गया है। अ स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक इज अ प्लेस विच कलेक्ट्स, stores and provides human sperm or semen. This semen is provided by healthy males. ये semen कौन provide करता है? Healthy males, and they are also known as sperm donors. आपने विक्की डोनर मूवी अगर देखी होगी तो you must be able to relate with the topic what I am trying to explain. Okay, all right. अब देखना मत जाके, यहाँ पर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द स्पर्म बैंक बाय क्रायोप्रिजर्वेशन मेथड। तो ये जो स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं मेल डोनर्स के पास से, ये स्पर्म कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं? ये स्पर्म को रेफ्रिजरेट किया जाता है, फ्रीज किया जाता है क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक यूज़ करके। हमने लास्ट टू लास्ट या किसी तो सेशन में डिस्कस किया था कि क्रायोप्रिजर्वेशन क्या होता है। जब आप किसी भी सेल को फ्रीज कर देते हो, उसके सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अरेस्ट कर देते हो, मतलब आगे वो डिवाइड ना हो पाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायोप्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग द सेल। तो जब आपको यूज़ करना होगा आप इसको डीफ्रॉस्ट करोगे और इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को आप वापस से स्टार्ट कर दोगे। सो दैट इज़ क्रायोप्रिजर्वेशन। तो ऐसे आप किसी रैंडम पर्सन का स्पर्म भी यूज़ कर सकते हैं इन क्रिटिकल सिचुएशन। सो दिस वॉज अबाउट स्पर्म बैंक। लेट्स मूव अहेड। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है, कैन यू रिकॉल? तो यहाँ पर हमको सरोगेसी के बारे में बताया गया है। व्हाट इज सरोगेसी? ओके, सम वुमेन हैव प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। कुछ वुमेन को क्या होता है कि वो फर्टिलाइजेशन तो कर पाती हैं, मतलब उनका ओवम और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज हो जाता है उनके फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन उनका यूटेरस हेल्दी नहीं होता है। जो बच्चादानी हम बोलते हैं, वो जो the womb is not healthy to take the load of the growing embryo। तो अब उस सिचुएशन में क्या किया जाए? मतलब लेडी को माँ भी बनना है, उसको बच्चा भी चाहिए, लेकिन उसका वुम भी हेल्दी नहीं है, तो ऐसे में हम किसी सेकेंड फीमेल की मदद लेते हैं। सो इन सच केसेस they take help of modern remedial technique called as surrogacy। What happens in this technique? In this technique, embryo is implanted into the surrogate mother। इस टेक्निक में हम क्या करेंगे? समझो मुझे कंसीव करना है, तो मेरे सेक्सुअल पार्टनर के साथ मेरी बॉडी में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, लेकिन अब वो जाइगोट यूटरस में ग्रो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा यूटरस डिफेक्टिव है, ऐसा अज्यूम करो। तो अब मैं क्या करूँगी? इसमें जो मेरे पास जाइगोट है वो तो मेरे और मेरे सेक्सुअल पार्टनर का बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग है, उसमें मेरे और मेरे सेक्सुअल पार्टनर का सारा जेनेटिक कंटेंट है। अब मुझे उस जाइगोट को सिर्फ बड़ा करना है, मतलब उसका सिर्फ पालन पोषण करवाना है। तो मैं अपने जाइगोट को किसी सेकेंड फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर दूंगी, जहाँ पर वो सिर्फ बढ़ेगा। उसका डीएनए कंटेंट, उसका जेनेटिक कंटेंट कुछ मतलब मदर का बच्चे में नहीं जाएगा, क्योंकि वो बच्चा बन चुका है, अब उसको सिर्फ बड़ा होना है। आर यू गेटिंग इट? ऑल राइट। So in this, embryo is implanted in surrogate mother who is not the biological mother। ये याद रखो, surrogate mother biological mother नहीं होती है, क्योंकि सरोगेसी में हम ओवम और स्पर्म किसी और का लेकर फ्यूज कराकर उसको किसी और की बॉडी में डालते हैं। अंडरस्टूड? ऑल राइट। सो दिस वॉज अबाउट स्पर्म बैंक एंड सरोगेट मदर। मतलब ये टॉपिक सरोगेट मदर के ऊपर था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमको बताया गया है अडॉप्शन के बारे में। लेट अस हैव अ लुक व्हाट इज अडॉप्शन। ओके, आपको पता होगा, आपने बहुत ज़्यादा ये टर्म सुने होंगे, हर जगह पर ये टर्म यूज़ होते रहता है। सो अडॉप्शन बेसिकली मीन्स व्हाट? टेकिंग लीगल कस्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड। ओके, उस चाइल्ड का पूरा फ्यूचर प्रेजेंट आप जब अपने हाथ में ले लेते हो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन दैट इज नोन एज अडॉप्शन। लेट अस हैव अ लुक कि थ्योरी में क्या बताया गया है। Adoption is a legal process by which a couple or a single parent gets legal rights, privileges and responsibilities that are associated to a biological child for the upbringing of the adopted child। मतलब क्या बोला गया है कि समझो अगर कोई पार्टनर कपल नहीं, जो कपल है वो पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं, मतलब उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, और उनको कोई दूसरा टेक्नोलॉजी भी नहीं करवाना है, ये जो हमने पढ़ा IVF, जिफ्ट, गिफ्ट, ICSI, AI, ये सब उनको नहीं करवाना है, तो वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चा जब अडॉप्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जिस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो उस बच्चे के सारे डिसीजंस, उस बच्चे से रिलेटेड सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारे प्रिविलेजेस, फ़ायदे, नुकसान सब आपको झेलने पड़ेंगे। जैसे अगर आपका बायोलॉजिकल बच्चा होता तो आपकी उसकी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इस अडॉप्टेड चाइल्ड की तरफ होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं होगा, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितने राइट्स, जितने रूल्स और जितने रेस्ट्रिक्शंस और प्रिविलेजेस आपको एक अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड की तरफ होते हैं, उतने ही आपको अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए भी मिलेंगे। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ अडॉप्शन। एन अडॉप्टिव पेरेंट शुड बी मेडिकली फिट। अब अगर समझो किसी को अडॉप्शन करना है, समझो ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं कि किसी इंसान को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, शादी ही नहीं करनी है पर उनको पेरेंट बनना है, उनको बच्चा पालने की जो खुशी होती है वो उनको महसूस करनी है। तो अब ऐसे में बिना शादी किए भी उनको अगर पेरेंट बनना है
तो वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है. व्हाट आर द कंडीशंस? दैट द पर्सन शुड बी मेडिकली फिट, उसको खुद को कुछ बीमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना अगर वो खुद ही ज़्यादा बीमार है तो वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगा. फाइनेंशियली फिट, उसके पास अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए ताकि वो बच्चे का फ्यूचर डार्क ना करे, बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे सके. एंड द पर्सन शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड. ओके, अ पर्सन विशिंग टू अडॉप्ट द चाइल्ड मस्ट बी एन एज ऑफ 21 ईयर्स एंड ओल्ड. मतलब कम से कम अडॉप्टिंग पेरेंट की उम्र 21 साल से ऊपर की होनी चाहिए. उससे ज़्यादा का होगा तो चलेगा, लेकिन 21 साल से कम की उम्र का इंसान अडॉप्शन नहीं कर सकता. ऑल राइट. एंड देयर इज़ नो लीगल अपर एज लिमिट. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या उम्र होनी चाहिए वो नहीं है, बट कम से कम 21 साल का इंसान होना चाहिए, तभी वो अडॉप्शन कर सकता है. सो दिस इज़ अबाउट अडॉप्शन. आई होप यू गॉट इट. ओके, ऑल राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन to the box which is given in your textbook, which is also known as always remember. आपके टेक्स्ट बुक में जो always remember का बॉक्स दिया गया है उसमें देखो क्या बताया गया है. जो पहला always remember का बॉक्स है, tobacco, marijuana and other drugs smoking may cause infertility in both men and women. आप कोई भी टोबैको या फिर किसी भी टाइप का ड्रग जैसे वीड या कोई भी पर्टिकुलर ड्रग जब आप स्मोक करते हैं तो उससे आपके सेक्स सेल्स पर फ़र्क पड़ सकता है. यू कैन बिकम इनफर्टाइल. आपका स्पर्म काउंट लो हो सकता है, आपके सेल्स इनएक्टिव हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं. सो इट डैमेजेस योर फर्टाइल सेल्स. ओके, क्या होता है अगर आप टोबैको स्मोक करते हैं, समझिए कि अगर कोई मेल स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट स्मोक कर रहा है या कोई भी टोबैको स्मोक कर रहा है, तो उसके अंदर जो निकोटीन होता है, निकोटीन ब्लॉक्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. ये निकोटीन क्या करता है, ये स्पर्म का प्रोडक्शन ही रोक देता है. मतलब आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म्स डेवलप होते हैं वहाँ पर ही जाकर ये ब्लॉकेज कर देता है निकोटीन. एंड इट डिक्रीजेज द साइज ऑफ द टेस्टिकल्स. सो निकोटीन से क्या होता है, आपका स्पर्म प्रोडक्शन रुक जाता है और आपके जो टेस्टिस होते हैं उनका साइज रिड्यूस हो जाता है. टेस्टिस का साइज रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्पर्म काउंट लो हो जाएगा. अल्कोहल पीने से क्या होता है, दारू पीने से, अल्कोहलिज्म बाय मेन, इट इंटरफेयर्स विद द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन. अल्कोहलिज्म क्या करेगा, मेल के अंदर जो मेल हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है. और अगर हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा तो सेल्स हेल्दी नहीं होंगे, इनफर्टाइल होंगे. ऑल राइट. सो द अल्कोहलिज्म बाय मेन इंटरफेयर्स विद द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन एंड इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन स्पर्म काउंट. डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्पर्म काउंट पे होगा और फ्यूचर में हो सकता है कि आप कभी फादर ना बन सकें. यूज़ ऑफ कोकेन, एकदम जो हायर लेवल के ड्रग्स होते हैं जैसे कोकेन और marijuana, इट में टेम्पररीली रिड्यूस द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म. इनके वजह से हो सकता है कि सडनली आपके बॉडी का स्पर्म काउंट एकदम से कम हो जाए और आप इजैक्यूलेट ना कर पाएँ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स. ऑल राइट. So these are very important side effects which you must keep in mind if you plan to become a healthy father in future. All right. So I hope that you understood this concept very well. All right. All right dear students. So I hope कि आज का जो भी हमने डिस्कशन देखा, जितने भी इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने वाली टेक्नोलॉजीज़ हमने देखी, IVF, ZIFT, गिफ्ट, ICSI, AI, IUI, ये सारे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे. आई वुड लाइक इट वेरी मच कि अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके लें. अगर आपको आज के सेशन में कोई भी डाउट है देन मेक श्योर दैट यू क्लियर योर डाउट्स बाय आस्किंग योर क्वेश्चंस इन आवर कमेंट सेक्शन. अगर डाउट नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स. अगर आपको इसके पहले किसी भी प्रीवियस सेशन में कोई भी डाउट है देन फील फ्री to clear your doubts and ask your questions in our comment section. We would respond to it as soon as possible. And if you liked the video, if you are liking our channel, then please make sure that you click on the like button. Comment your experience in our comment section and make sure you share these videos with as many people as possible. Okay? And if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button. Thank you. Stay tuned. See you soon with a new chapter.